कक्षा 10 के सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अंतर्गत पहला पाठ पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद। पहले हम समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी देश के लोगों को एकता के सूत्र में बंधे रहने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात हम परिभाषा के रूप में इसे कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों के प्रति प्रेम और एकता की भावना है। प्रेम और एकता की भावना है, इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति हमें फ्रांस में दिखलाई पड़ती है। फ्रांस में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सर्वप्रथम यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति दिखलाई पड़ती है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। आप सभी बच्चों ने कक्षा 9 में फ्रांसीसी क्रांति को विस्तार से पढ़ा है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। उस समय वहाँ का शासक लुई 16वां था। ये एक निरंकुश शासक था, जिसके कारण वहाँ की प्रजा इसके आचरण से अत्यधिक त्रस्त थी और इसी का परिणाम था कि वहाँ के लोगों में एकता की भावना का विकास हुआ, अर्थात राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और वे सभी लोग अपने इस निरंकुश राजा के खिलाफ क्रांति करने के लिए तत्पर हो गए और 1789 ईस्वी में एक सफल क्रांति हुई और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप लुई 16वें का अंत हो गया और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। तो यदि आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रवाद की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति हमें कहाँ दिखलाई पड़ती है, तो आपका उत्तर होगा कि राष्ट्रवाद की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति हमें यूरोप में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय दिखलाई पड़ती है। फ्रांसीसी दार्शनिक रेनन के अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। ये राष्ट्रवाद की परिभाषा फ्रांसीसी दार्शनिक रेनन के द्वारा दी गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम न केवल फ्रांस को बल्कि समस्त यूरोप को प्रभावित किया और फ्रांसीसी क्रांति का ही परिणाम था कि यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई और इन्हीं राष्ट्रों में से जर्मनी और इटली भी थी। अब हम देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ, ये किसका परिणाम था। तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में पूरा किया गया था। बिस्मार्क के नेतृत्व में पूरा किया गया था। जर्मनी का एकीकरण 4 चरणों में पूरा हुआ है। जर्मनी का एकीकरण
4 चरणों में पूरा हुआ है। अब हम पहला चरण देखेंगे। तो पहले चरण के अंतर्गत जर्मनी में जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो 18वीं शताब्दी के पहले जर्मनी लगभग विभिन्न छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त था। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के राजाओं का शासन था। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद जब जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, तो वहाँ के लोगों ने जर्मनी के एकीकरण की मांग करना प्रारंभ कर दिया। इसी का परिणाम था कि 1815 ईस्वी में जर्मनी के विभिन्न प्रांतों को मिलाकर ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में एक जर्मन महासंघ बनाने का प्रयास किया गया तथा आगे चलकर जर्मनी के लिए एक संविधान बनाने के लिए फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय संसद बुलाई गई। परंतु इस राष्ट्रीय संसद ने अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाई, क्योंकि ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण इस राष्ट्रीय संसद ने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया। यहाँ तक चला प्रथम चरण। अब दूसरे चरण के अंतर्गत दूसरे चरण में मुख्य रूप से बिस्मार्क की एंट्री हुई। और बिस्मार्क ये जानता था कि जर्मनी का एकीकरण लोकतांत्रिक आधार पर संभव नहीं हो सकता है। इसलिए जर्मनी का एकीकरण रक्त और लौ की नीति के अनुसार ही किया जाना चाहिए। बिस्मार्क मानता था कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया इतने संकीर्ण हैं कि वे दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसके बाद प्रारंभ होता है तीसरा चरण। जर्मनी के एकीकरण के तीसरे चरण में 1866 ईस्वी में प्रसा और ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया प्रसा विजयी हुआ और ऑस्ट्रिया को पराजय का सामना करना पड़ा। इस विजय के साथ ही हनोवर, होल्स्टीन, लक्ज़मबर्ग जैसे विभिन्न प्रांत प्रसा के साथ सम्मिलित हो गए। इसके बाद इसका चौथा चरण चला। चौथे चरण के अंतर्गत 1870 ईस्वी में प्रसा का फ्रांस के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रसा विजयी हुआ और फ्रांस पराजित हुआ। फ्रांस के पास जर्मनी के दो मुख्य प्रांत थे, आल्सेस और लारेन, जो कि फ्रांस के हारने के बाद
ये दोनों प्रांत प्रशा में सम्मिलित हो गए और इसके साथ ही बचे हुए प्रांत भी प्रशा के साथ सम्मिलित हो गए और 1871 में अंततः संयुक्त जर्मनी का शासक विलियम प्रथम को बना दिया गया। इसी के साथ ही जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूर्ण हो गया।